Hello everyone, once again welcome back to my channel. So in today's video I will talk about how can you prepare a good research proposal. ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनको ध्यान में रख के आप बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल इज द बैकबोन ऑफ पीएचडी एडमिशन प्रोसेस. सो एज ए पीएचडी एस्पिरेंट आप जब कहीं पे भी पीएचडी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू पैनल सबसे पहले आपका रिसर्च प्रपोजल है वो रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है. तो जो आपने टॉपिक डिसाइड किया था अपने रिसर्च प्रपोजल में, उससे रिलेटेड जब आपसे इंटरव्यू पैनल बेसिक क्वेश्चन करता है और आप उन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके जो पीएचडी सिलेक्शन के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. बट एज ए पीएचडी एस्पिरेंट जब आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाते हैं तो केवल एक यही डाउट नहीं होता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है. इवन तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लाइक पीएचडी एडमिशन का क्या प्रोसेस है, इंस्टीट्यूट में शॉर्ट लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया होता है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ताकि मैं इजीली इंटरव्यू है वो क्रैक कर पाऊँ. तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं. तो मैं आने वाले टाइम में सारे जो टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 कवर करके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, तो मे बी आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. सो नाउ लेट मी मूव ऑन द टुडेज ओरिजिनल टॉपिक विच इज रिलेटेड टू रिसर्च प्रपोजल. That means how can you write a good or effective research proposal. So research proposal writing को मैं 2 parts में divide करके आपको explain करना चाहूँगी. First, what is research proposal and second, content. So first मैं discuss करूँगी कि ये research proposal होता क्या है. इसके बारे में इतना सुन लिया है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि research proposal क्या होता है, और second part में मैं आपको content writing के बारे में बताऊँगी. Trust me, ये content writing है ना बहुत ज़्यादा confusing होता है. कई बार हमें समझ नहीं आता कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखना है और कौन सी हेडिंग है वो कहाँ पे आनी चाहिए. तो सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ ये वाला पॉइंट है उसको डिस्कस करूंगी. सो यू मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल क्या होता है. सो रिसर्च प्रपोजल एक सॉल्यूशन स्टेटमेंट होती है जो हम प्रपोज करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को लेके. अब पॉइंट ये है कि हम ये प्रॉब्लम ढूंढे कैसे. तो हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट डोमेन की, बट हर एक प्रॉब्लम हमारे इंटरेस्ट की नहीं हो सकती है. सपोज आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, तो इनिशियली मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं मैथमेटिक्स को रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ. तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक नियर बाई बीच एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारा ओपन सी होता है, ओपन सी से बहुत सारी वेव्स होती हैं, सी शोर एरिया की तरफ आती हैं और उनकी एक स्पीड होती है. अगर वो स्पीड अचानक से बढ़ जाए तो वो वेव्स होती हैं वो हमारा जो सी शोर एरिया होता है और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हार्म भी कर सकती हैं और इवन तो हार्म कर देती हैं. तो इस टाइप के सिनारियो में आप सोच सकते हो कि क्या मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई की जाए, कैसे इसको रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ में फिट किया जाए ताकि जो बीच एरिया है, जो सी शोर एरिया है और जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बीच एरिया पे उनको प्रोटेक्ट कर सके. तो इस प्रकार प्रॉब्लम को देखना और देख के समझना और समझ के कोशिश करना कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट होती है रिसर्च प्रपोजल. बट हमें इस टाइम पे 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए, वो नई होनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन है वो फिजिबल होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि उस पर 10-15 साल पहले बहुत सारा काम हो चुका है और प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा घिसी पिटी है. इट हैज टू बी न्यू, इट हैज टू बी रेलिवेंट, इट हैज टू बी मेक सेंस. और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉल्यूशन ही फिजिबल नहीं है. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज द रिसर्च प्रपोजल. सो नाउ लेट मी डिस्कस द कंटेंट पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल. सो फर्स्ट, टाइटल क्या होता है, कैसा होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइटल इज द की पॉइंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल. जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यू पैनल होता है उससे पहले आपके रिसर्च प्रपोजल का टाइटल पढ़ता है, और अगर वो टाइटल है वो अट्रैक्टिव नहीं है और उनके हिसाब का नहीं है या फिर टाइटल है वो बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, तो हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल वाले लोग आपका रिसर्च प्रपोजल पढ़े ही ना. सो यू मेक श्योर योर टाइटल शुड बी आई कैची एंड अट्रैक्टिव. एंड अ पॉइंट है कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए. सो जनरली आइडियल लेंथ ऑफ टाइटल इज 12 वर्ड्स. सो यू ट्राई टू कवर टाइटल इन 12 वर्ड्स. एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी इंफॉर्मेटिव. आप जो रिसर्च प्रपोजल में बोलना चाहते हैं वो सारी चीजें सम अप होके टाइटल में आ जानी चाहिए. सो नाउ नेक्स्ट कंटेंट पॉइंट इज एब्स्ट्रैक्ट.
तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट का काम वही होता है जो मूवी रिलीज होने से पहले जो ट्रेलर का काम होता है। ये जनरली 150 से 200 वर्ड्स का होता है और इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, इसमें जो आप रिसर्च प्रपोजल में सारी चीजें लिखते हैं उसका निचोड़ लिखा जाता है। हमेशा अब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको सबसे बाद में प्रिपेयर किया जाता है, सबसे आखिर में प्रिपेयर किया जाता है और करना चाहिए, बट इसको प्लेस हमेशा सेकंड पोजीशन पे किया जाता है। टाइटल के बाद में सीधा अब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। और अगर हम अब्स्ट्रैक्ट में कंटेंट पार्ट की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है और आपकी जो मेन फाइंडिंग्स है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छा और अट्रैक्टिव अब्स्ट्रैक्ट है वो रिसर्च प्रपोजल के लिए तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देना होता है और ये बताना होता है कि क्या काम हो रखा है और हम किस प्रॉब्लम पे काम करने वाले। और अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब फर्क क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म ले लेते हैं और इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके हम पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इस पार्ट में हम कुछ रिसर्च क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, कुछ हाइपोथेसिस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक विल बी लीड टू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करते हैं हमारे रिसर्च प्रपोजल में। सो नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी रिसर्च प्रपोजल का बेस होता है, इसलिए इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सपोज एक रिसर्च प्रॉब्लम है और उस पर हमें काम करना है, तो पहले भी उस डायरेक्शन में बहुत सारा काम हो रखा होगा, तो यहाँ पे हमें उस काम को बताना है। और उस काम को बताने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 20 से 25 कुछ रेफरेंस लिखे, हम 10 से 15 रेफरेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 10 से कम नहीं लिखने हैं, इससे ज्यादा भी नहीं लिखने हैं, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल के लिए भी सर्टेन रूल्स होते हैं, वर्ड लिमिट भी होती है और हमें उसी वर्ड लिमिट में रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ साथ आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि आपको ये भी बताना है कि कहाँ तक काम हो चुका है, पुराने रिसर्चर ने कहाँ तक काम किया है, आपको एक गैप बताना है। दैट मीन्स आपको बताना है कि पुराने रिसर्चर ने कहाँ तक काम किया है और आपको किस डायरेक्शन में किस ऑब्जेक्टिव पे काम करना है। आप ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने किस अननोन पे ध्यान नहीं दिया और आप उस अननोन को इंक्लूड करके किसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो चीज भी आप बता सकते हैं। तो आपको ये सब यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में बताना होता है। तो नाउ लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आप यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। लाइक पहला, जो आप मेथड यूज कर रहे हैं तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, और दूसरा आपके जो एनालिसिस हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो पहले पार्ट में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेथड ऑफ सॉल्यूशन है वो फिट हो रहा है और वो डिफाइंड प्रॉब्लम है उसका एक फिजिबल सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। और सेकेंड पार्ट में जो आपने कुछ फाइंडिंग्स निकाली हैं उनका एनालिसिस पार्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। और ये सब आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में बताना है, आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। सो इस पार्ट में आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम प्रपोज की है उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये सब आपको बताना होता है। और आपको इसका आंसर बहुत ही ज्यादा केयरफुली देना होता है, क्योंकि जब इंटरव्यू पैनल अगर आपका रिसर्च प्रपोजल पढ़ते हैं और उनको लगता है कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, तो इस केस में हो सकता है कि वो आपका सिलेक्शन ना करे, वो आपका सिलेक्शन रोक दे। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप रिसर्च प्रॉब्लम प्रपोज कर रहे हैं एक्चुअल में उसका कोई सिग्निफिकेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में जो आपने पूरे रिसर्च प्रपोजल में बताया है उसको थोड़ा सा सम अप करके लिखना होता है। सो लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज रेफरेंस पार्ट। सो रेफरेंस को लिखने के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, लाइक जैसे MLA स्टाइल होता है, APA स्टाइल होता है, बट आप अपने प्रपोजल में कोई भी एक स्टाइल है वो यूज कर सकते हो, बट आपको यूनिफॉर्म स्टाइल में लिखना होता है जो रेफरेंसेस होते हैं उनको। और आपको यहाँ पे कौन से रेफरेंस इंक्लूड करने हैं, जो आपने लिटरेचर रिव्यू में जो प्रॉब्लम्स इंक्लूड किए हैं, जिनको आपने डिस्कशन किया है या जिनको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिनके साथ आपने गैप कंपेयर किया है, वो सारे रेफरेंसेस आपको रेफरेंस पार्ट में ऐड करने होते हैं। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये अनएथिकल माना जाता है और आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू मेक श्योर कि जो आपने रेफरेंसेस यूज किए
दिए हैं वो आप एट दी एंड जो रेफरेंस पार्ट है उसमें आप ऐड करें। सो इस तरीके से आप जो मैंने 1 बाय 1 आपको स्टेप्स बताए हैं कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।